वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। ऐसा वॉइस जो है शायद किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, वो उस तरीके से मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही साधारण, कोई नियम नहीं, मिनटों मिनटों में, खेल खेल में आप वॉइस सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, टोटल टेंस 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। 3 से प्रत्येक में 4 हुए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में के 4 भेद, पास्ट टेंस के 4 भेद और फ्यूचर टेंस के 4 भेद। कुल टेंस कितने हो गए? 12। तो 12 में से जो वॉइस बनता है, प्रेजेंट से बनता है 3, पास्ट से भी बनता है 3 और फ्यूचर से बनता है 2। तो 6, 3 3 6 2 8 टेंस का हम लोग वॉइस पढ़ेंगे आज। ऐसे तो बुक में जो है 12 टेंस का बना दिया है, लेकिन हम लोग मिनिमम मैक्सिमम जो है 8 ही पढ़ेंगे अभी। तो 8 टेंस का देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारव का रूप। तो भारव का रूप आपको पता होना चाहिए कि कौन सा भारव का रूप है। बिना भारव जाने आप जो है वॉइस नहीं सीख सकते। भारव पर भी वीडियो में बना चुका हूँ। तो जैसे एक एग्जांपल पहले लें हम, जैसे आई ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो, इसमें देखते होंगे ये भी सब्जेक्ट ये है आई, और इट क्या है? वर्ब है। वर्ब क्यों है? तो इससे कोई काम का बोध हो रहा है, खाने का काम का बोध हो रहा है, इसलिए ये वर्ब है। और ये मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ये कैसे पढ़ा? क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट जो है इसलिए पढ़ा क्योंकि ये वर्ब का प्रभाव, खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? किसको खा रहा है? आम को खा रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट हुआ। ये सब्जेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये काम कर रहा है। जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसलिए ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब। तो अब हम लोग ये एक्टिव वॉइस है, जितना भी हम लोग बोलते हैं साधारण रूप से वो एक्टिव वाक्य होता है। इसको हम लोग पेशी में करते हैं पहले। तो इसका पेशी पहले बना ही देते हैं, तब इसका क्या राज है बताते हैं। ए मैंगो इज इटन बाय मी। इसमें देखिए क्या है फंडा इसमें। ए मैंगो इधर चला आया, यानी ऑब्जेक्ट सबसे पहले चला आया, जैसा कि देख रहे हैं ऑब्जेक्ट। इसके बाद इज आया, एक्स्ट्रा चीज। इसके बाद V3 बन गया ये, और ये बाय एक्स्ट्रा आया, और फिर मी, आई का मी बन गया। तो इसमें ये देखना है आपको कि क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो ईज क्यों आया? सबसे पहले इस पर, ये मैंगो था तो ये मैंगो आया, कोई दिक्कत नहीं। ईज क्यों आया? इसके पीछे ये राज है कि प्रत्येक वॉइस में बी का रूप देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? बी का रूप। बी का रूप हम लोग विस्तार से जानते हैं अभी क्या है। तो बी का रूप, तो बी एक वर्ब है, सहायक क्रिया भी है और मेन वर्ब भी है। तो जिसका मतलब होता है बी मतलब होना। तो जैसे बी B1 में हो जाता है इज एम आर, ठीक है। B1 में क्या हो जाता है? बी जो है क्या हो गया? इज एम। V1 V5 में क्या होता है? इज एम आर होता है, ठीक है। दोनों एक ही टेंस है, प्रेजेंट टेंस ही होता है V1 V5। तो इज एम आर हो गया। और V2 में हो गया वाज वेयर। क्या हो गया? वाज वेयर। V3 में बीन हो जाता है। क्या हो जाता है? बीन। V4 में क्या हो जाता है? ये बीइंग हो जाता है। बस इतना ही रखना। यही है बी का रूप, यही है बी का रूप। इसको अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो जो है निश्चित रूप से आपकी गलती नहीं होगी। बी का रूप, तो V1 V5 जो होता है वो इज एम आर का रूप ले लेता है ये। और V2 वाज वेयर, वेयर देखिए छूट गया था। V3 में बीन हो गया और V4 में बीइंग हो गया। अब देखिए इसमें पहला तो हो गया कि बी का रूप देना है, और दूसरा इसके बाद जो है वर्ब 3, इसके बाद बाय, इसके बाद मी कैसे होगा। तो बी का रूप पहले समझे, तब देखिए एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब नियम हम बताते हैं, क्या नियम है इसका बनाने का इसका नियम यह है सब टेंस के लिए। यही सबसे बड़ा मैं कहना चाह रहा था इस वीडियो में कि एक ही नियम से सारा वॉइस आप बना सकते हैं।
वही नियम ये मैं बता रहा हूँ, बनाने का नियम। देखिए बिल्कुल आसान है। बी का रूप आप याद कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो पहले उसको कंप्लीट करना तब इसको ये आगे बनाना। तो ये देखिए क्या होगा, इसका नियम हो गया पैसिव वॉइस का कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे करना है, इसके बाद बी का रूप देना है, बी का रूप, इसके बाद जो है V3, इसके बाद बाय, इसके बाद सब्जेक्ट। ये नियम सभी वॉइस के लिए, जितना भी असर्टिव सेंटेंस का वॉइस होगा सारा का सारा इसी नियम पर बनेगा। आपको पता होना चाहिए 5 सेंटेंस होते हैं और पांचों सेंटेंस में 3 सेंटेंस का वॉइस बनता है। वो कौन कौन सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो हम इस किसका नियम पता है? इम्परेटिव। आपको पता होना चाहिए इम्परेटिव का सबसे ज़्यादा वॉइस होता है। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है इम्परेटिव से ज़्यादा, इम्परेटिव बोलते हैं सॉरी, असर्टिव से ज़्यादा वाक्य पूछा जाता है। दूसरा नंबर पर जो है इम्परेटिव आता है, तीसरा नंबर पर इंट्रोगेटिव आता है। तो सबसे पहले असर्टिव से ही शुरू करेंगे हम लोग, साधारण वाक्य से। तो इसमें जो है यही नियम है इसका। अब मैं आप कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं, कोई भी दुनिया का एग्जाम्पल इस पर बना के दिखाते हैं। जैसे ही हैज सीन द ताजमहल, ताजमहल, ही हैज सीन द ताजमहल। अब देखिए हम इस नियम का फॉलो करेंगे। ये एक्टिव वॉइस रहा, ये पैसिव बना रहा है। तो क्या रहे हैं, ऑब्जेक्ट आगे दीजिए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ सब वर्ब के जस्ट बाद होता है, तो द ताजमहल आ गया, यहाँ ताजमहल आ गया। और ये जो है इसके बाद क्या है, हैज है तो हैज रहने देना है, इसको हटाना नहीं है। सहायक क्रिया पहले से जो रहे उसको हटाना नहीं है, यही नियम है। ये भी नियम ही है कि कोई सहायक क्रिया से आ गया पहले से, उसको भगाना नहीं है, बिल्कुल रहने देना है। इसके बाद वर्ब चेक करना, वर्ब से ही तो बी का रूप पता चलेगा। ये वर्ब का कौन सा रूप था? तीसरा। तीसरा में बी का रूप क्या लिखा है? बीन लिखा है। तो द ताजमहल हैज बीन, और वर्ब 3 देना है तो वर्ब 3 खुद ही है, इसमें तो और आसान हो गया, सीन। और बाय अपने मन से या नियम से कहिए, बाय। और ही का क्या हो गया? हिम। ये क्यों हुआ ये मैं बता देता हूँ। बाय के बाद ऑब्जेक्ट रूप ही होता है, ये बाय प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट रूप ही लगता है, पूरा ये नियम है। प्रीपोजिशन कोई भी प्रीपोजिशन रहे तो उसके जो है बाद जो है क्या लगता है, ना कि ये जो है ऑब्जेक्ट रूप ही लगेगा। तो ऑब्जेक्ट रूप क्या क्या होता है देखिएगा। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, ये हो गया सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक, सब्जेक्टिव केस। इसके बाद देखिए क्या क्या कैसे कैसे बदलता है, थोड़ा देख लीजिए। आई का मी में बदल गया, वी का अस में बदल गया, यू का यू ही रहेगा, और ही का हिम में, सी का हर, और थोड़ा देख लीजिए, दे का डैम, ईट का ईट, और कोई नाम रहेगा तो वो नाम में ही रहेगा, राम ही रहेगा। अब देखिए इसमें क्या है, ऐसा चिन्ह क्यों लगाए? तो मेरा ये कहने का मतलब था कि अगर वो बाय के बाद रहेगा,
बाय के बाद इस रूप में प्रयोग हो। आई रहेगा सब्जेक्ट तो वो जा करके बाय के बाद मी हो जाएगा, वी रहेगा सब्जेक्ट तो बाय के बाद वो अस बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ही रहेगा वाक्य, जैसे यू टीच अस इंग्लिश, यू टीच अस इंग्लिश, तो इसमें देखिए अस है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैं एग्जांपल लिया कि दो ऑब्जेक्ट वाला में जाकर के बच्चा फंस जाता था, तो इसीलिए दो ऐसा ही एग्जांपल लिए हैं। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक ये भी ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट का इस तरह से सामना होगा तो निश्चित रूप से दोनों नाउन नहीं होगा, एक प्रोनाउन होगा एक नाउन होगा। तो हम लोग प्रोनाउन को आगे करेंगे, तो प्रोनाउन को आगे करेंगे तो अस है तो इधर अस है बाय क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में जब बनेगा तो क्या आ जाएगा, वी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके बाद वर्ब का कौन सा रूप है, ये पहला रूप है। तो पहला रूप में वी का रूप क्या होता है, इजमार, तो वी के साथ क्या लगेगा, आर, वी आर। अब इसके बाद वर्ब थ्री टीच का क्या आ जाएगा, टाउट, इसके बाद टाउट, और ये भी ऑब्जेक्ट चुकी है इसलिए इसको भी लास्ट में नहीं लगेगा, बस वर्ब के बाद ही लग जाएगा, टाउट इंग्लिश बाय यू, ये हो गया। दूसरा तरीका भी है बनाने का, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ये भी बना सकते हैं। तो इंग्लिश का हो जाता है, इंग्लिश इज टाउट टू अस, टू लगाना पड़ता है, इंग्लिश इज टाउट टू अस बाय यू, यही होता है। तो इसी नियम पर आप कोई भी एग्जाम्पल उतार लेंगे, इस ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस जरूर याद कर ले ताकि आपको परिवर्तन करने में दिक्कत नहीं हो, और मेन नियम को याद कर लें तो आपका एसर्टिव का सारा वॉइस बन जाएगा। इसमें मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको, कहीं नहीं फंसिएगा। अब रहा इम्परेटिव सेंटेंस और क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो दोनों को एक ही में जोड़ करके एक अलग वीडियो बना देंगे, नहीं तो ये बड़ा वीडियो हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को असर्टिव सेंटेंस तक ही रहने देते हैं, और इसमें सारा टेंस आ गया, और इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव का एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।